अब देखो एविडेंसेस के बारे में बात करोगे तो पूछ देगा कि इनके एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो सिविलाइजेशन के बारे में एक बात बिल्कुल भी याद रखना कि कोई भी सिविलाइजेशन जो होगी वो नदियों के किनारे ही पनपेगी, वो कहीं और जगह पे पनप नहीं सकती। कोई भी उसका जो बर्थ होगा किसी सिविलाइजेशन का वो किसी भी रिवर के पास ही होगा। तो आप देखेंगे अक्सर कि नर्मदा में बेलन वैली में, जो कि कहाँ पे है, इधर यूपी में है बेलन वैली, उसके बाद मिर्जापुर में एविडेंस मिलेंगे आपको। और इधर ही यूपी में, क्यों यूपी में मिल रहे हैं, क्योंकि गंगा का जो है, गंगा द्वाब जो है, गंगा जब निकलेंगे हिमालय से तो यहाँ से होते हुए यूपी से होते हुए ही वो बिहार को टच करते हुए बांग्लादेश को जाएंगी, है ना। तो जो भी सिविलाइजेशन यहाँ पे होगा वो यहीं पे पैदा होगा, नदियों के किनारे पैदा होगा। और इस तरह से हमें एविडेंसेस जो सारे मिल रहे हैं वो नदियों के किनारे ही हमें मिलते जा रहे हैं। साथ में कहाँ कहाँ मिलेंगे, सेंट्रल इंडिया में भी मिलेंगे, यहाँ भी नदियाँ हैं। लेकिन कुछ हमें एविडेंस जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, जो कि सब के सब क्या हैं, समुद्र के पास वाले स्टेट हैं जो अपने कोस्टल एरिया को रख रहे हैं। तो कायदे से देखोगे तो ये भी एक समुद्र के सीमा वाले राज्य हैं, इनके पास भी पानी है, हालांकि वो खारा पानी है। इसी पाषाण काल में जब हम आगे को आएंगे तो आगे हमें क्या दिखेगा मेजोलिथिक, है ना। तो मेजोलिथिक जब काल देखेंगे, मध्य पाषाण काल हिंदी में बोलेंगे तो मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हम थोड़ा सा और डेवलप होते हैं, इस वाली टेक्नोलॉजी से थोड़ा और बाहर आते हैं। और साथ में क्या, जो हमारे पास हथियार थे, हथियार कैसे नुकीले नहीं थे, भोथर जैसे थे, मोटे मोटे उनके सामने के थे, तो जिनसे जानवर बहुत ज़्यादा घायल नहीं होते थे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा और डेवलप किया अपने सिविलाइजेशन को। और वहाँ पे फिर हमें मध्य पाषाण काल में प्रवेश, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि एक साक्ष्य से बाद जब हम बदलती है, जब एविडेंसेस की प्रक्रिया बदलती है तो हम उसे नया नाम दे देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं। 3 एरा में कोई भी चीज़ बांटेंगे, लोअर, मिडिल और अपर। इसी क्लास, जैसे क्लास में भी रैंकिंग आएगा तो एक लड़का फेल होगा, एक लड़का आपका पढ़ने में ठीक ठाक है, एक लड़का बहुत तेज है, एक लड़का गधा है, वैसे ही होगा। तो हर जगह वैसे ही है, लोअर, मिडिल और अपर। तो मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक में आएंगे तो हमें कहाँ कहाँ से एविडेंसेस मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से। इस तरह से हमें कहाँ कहाँ एविडेंसेस मिल रहे हैं, 4 जगहों से एविडेंस मिले हैं मध्य पाषाण काल के। इनके जगह पूछता है, प्लेसेस पूछता है, और खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और पूछेगा तो वेपन के बारे में पूछ लेगा एग्जाम में, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से वेपन के बारे में पूछेगा और उसके बाद प्लेसेस पूछेगा, ठीक है। अब एमपी में देखेंगे तो क्या क्या हमें मिला, आदमगढ़ मिला है, भीमबेटका की गुफा मिली है, और बाधौर मिला है। साथ में राजस्थान में आएंगे तो बागोर मिला है, दोनों अलग अलग नाम है, बाधौर और बागोर। बागोर क्या है, बिगेस्ट साइट है, ये किस समय की, मेजोलिथिक एरा की बिगेस्ट साइट है। उसके बाद महाराष्ट्र में, यूपी में कहाँ मिलेगा, महदहा मिलेगा और सराय नाहर राय मिलेगा। ये 2 ही प्लेसेस मिलेंगे हमें। ये प्लेसेस अभी के नाम हैं, उस समय कुछ नाम नहीं था, लेकिन जिस जिले में मिले हैं उस जिले के नाम से हमने बोला है कि यहाँ पे एविडेंस मिलेंगे। और बिहार में जाएंगे तो पैसरा मिला है। तो एक बात और ध्यान देना कि जब हम पैलियोलिथिक एज में थे, पूर्व पाषाण काल में थे, तो हमें कहाँ कहाँ से, 3 जगहों से, एक तो एमपी में, यूपी में, ये 2 जगहों से मिला। और साथ में बिहार से कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं। स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। जब हम मध्य पाषाण काल में आएंगे तो biहार में, क्योंकि धीरे धीरे हम कहाँ बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद नियोलिथिक एज में जब हम आएंगे, नियोलिथिक एज में जब आएंगे तो हमें कुछ एविडेंसेस जो मिलेंगी मुख्य, जिसके बारे में हम कल देखेंगे, लेकिन 2 मिनट उसके बारे में देख लेंगे कि जब हम बिहार में आएंगे तो यहाँ पे हमने मध्य पाषाण काल में देखा, बिहार तक हम नहीं गए थे पूर्व पाषाण काल में, मतलब पैलियोलिथिक एज में, लेकिन हम मध्य पाषाण काल में आए तो हम बिहार चले आए हैं। अब हमें बिहार से भी एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नियोलिथिक एज में हमें एक बिहार से जगह मिलेगी चिरांद, और इसी काल में, इसी वाले एरा में यूपी से एक जगह मिलेगी कोल्डी हवा। इन दोनों के बारे में एग्जाम में बहुत बार प्रश्न किया है, कोल्डी हवा और चिरांद के बारे में। देखो, चिरांद से हमें एक चीज मिली है, वो फिश हंटिंग की।
फिश हंटिंग के एविडेंस मिले हैं हमें कहाँ से? चिरांद से। क्यों मिले हैं फिश हंटिंग के हमें एविडेंस यहाँ से क्यों मिले? क्योंकि देखो गंगा नदी जब यहाँ से निकलेंगी और जब ये कोई भी नदी जब हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाएगी तो उसकी अपनी स्पीड होगी बहुत ज़्यादा। इसलिए आप देखेंगे उत्तराखंड की तरफ जब जाएंगे तो मछली उछली आप मार नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि स्पीड रहेगी नदियों की। उसके बाद जब ये लैंड एरिया में आएगी, प्लेन लैंड एरिया में, तो यूपी साइड जब आते आते नदी क्या हो जाती है? प्लेन लैंड एरिया में घुस जाती है। अब प्लेन लैंड एरिया में आप क्या कर सकते हैं? इसके पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, रोक सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। तो हमें जो कोल्डी हवा के एविडेंस मिले हैं यूपी से, तो कोल्डी हवा के एविडेंस में हमें क्या मिलता है कि चावल के साक्ष्य मिले हैं हमें, राइस के एविडेंस मिलते हैं हमें कहाँ? यूपी के कोल्डी हवा से। हमें धान के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिलेंगे कोल्डी हवा से। और आगे जब हम जाएंगे चिरांद, जो बिहार में पड़ने वाली एक जगह है चिरांद, तो चिरांद से हमें क्या मिलेगा? चिरांद से हमें मिलेगा फिश हंटिंग। फिश हंटिंग। अब फिश हंटिंग क्यों मिला? क्योंकि बिहार में गंगा नदी का स्पीड काफ़ी ही स्लो हो जाता है। काफ़ी स्लो होने की वजह से यहाँ मछलियों का मारना इजी हो सकता है। और अभी भी मतलब ये प्रक्रिया कब की है? ये हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की, लेकिन अभी भी आप बिहार या पश्चिम बंगाल में जब जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? दो चीज़ें अभी मिलेंगी कि किसी भी शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो मछली खाने की प्रक्रिया या मछली खाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन ये परंपरा कब की है? ये पाषाण काल की परंपरा है। कल के दिन हम जब आएंगे वीडियो में तो नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हिस्ट्री आपका पूरा 1947 तक कंप्लीट होगा, एक एक चीज़ को समझाते हुए कंप्लीट होगा। आज के लिए धन्यवाद।